वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं लॉप नॉर टॉम। मूवी की शुरुआत में हम केन, येंग और जेंग को देखते हैं जो कि टॉम सर्चर्स हैं। ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एंसेंट रिलिक्स ढूंढकर लाने का काम करते हैं। हालांकि ये काम येंग के लिए थोड़ा पर्सनल होता है, इसलिए इतने खतरे में भी उसके दोस्त कैंग और जेंग ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये जगह एक वेलकैनो है जो मिट्योर से बनी है और साथ ही यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई कब्रें हवा में झूलती रहती हैं जो कि 2000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाले लोलुवान राज्य के लोगों की है। और ये तीनों यहाँ पर एक एंसेंट रेलिक्स को लेने आए हैं जो कि असल में एक तरह का नक्शा है और ये नक्शा इन्हें इन्हीं कब्र में से किसी एक में मिलेगा, लेकिन उस कब्र को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब केन देखता है कि यहाँ पर 8 स्टैचू बने हुए हैं। उनके सामने की कब्र अपनी जगह नहीं बदल रही होती है और इन 8 में से एक कब्र में वो एंसेंट रेलिक्स मौजूद होता है। तभी एक कब्र पर केन को कुछ प्राचीन पैटर्न नजर आते हैं और वो सभी मिलकर फिर उस कब्र को खोलते हैं जिसमें उस वक्त की एक योद्धा की लाश मौजूद होती है और उसी के पास वो रिलैक्स भी होता है। असल में ये योद्धा उस वक्त की रानी की वफादार थी। अब उस रिलैक्स को केन धीरे से उठा लेता है और उसके ऐसा करते ही उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, जिस कारण वहां पर सारी कब्रें गिरने लगती हैं और उनसे बचते हुए तीनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद शर्ली इसके बारे में बताते हुए कहती है कि लोलुवान राज्य के लोग ब्लैक टावर नाम की जगह पर अपनी प्रार्थना वगैरह करते थे, जिसमें उनके देवताओं की कुछ शक्तियां भी थी और इसी जगह पर लोलुवान के सभी राजा और रानियों की कब्र भी मौजूद थी। लेकिन उस वक्त जिस रानी का लोगों पर राज था वो लोगों पर बहुत जुल्म करती थी, जिस कारण गुमो नाम के एक ट्राइब ने एकजुट होकर उस रानी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी सहित उसके परिवार के सभी लोग मारे गए। लेकिन रानी के परिवार के कुछ लोग बच गए थे जो वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने एक अलग ही जगह अपनी नई जिंदगी शुरू की और लोलुवान के नए शहर का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने रानी को दफनाने के लिए एक नए ब्लैक टावर का इंतजाम किया, क्योंकि इनके ब्लैक टावर को गुमो ट्राइब ने तबाह कर दिया था। अब इसी रेलिक में शर्ली को एक ब्लैक टावर का नक्शा मिलता है जिस तक पहुंचना वैसे आसान नहीं। असल में येंग के पिता का मानना था कि ब्लैक टावर अब भी मौजूद है, पर किसी ने उनका विश्वास नहीं किया और इस कारण वो अकेले ही खोज में निकल गए, मगर फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। और अब उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए येंग ये काम करना चाहती है। अब इसमें इनका साथ येंग के पिता के दोस्त प्रोफेसर वू और उनकी टीम दे रही होती है, जिसमें शर्ली भी शामिल है। यहाँ तक कि शर्ली ने उस जगह के एक लोकल गाइड से भी बात कर ली है ताकि ये लोग कहीं भटके ना। अब केन इनके साथ इसलिए मिशन में जा रहा होता है क्योंकि वो येंग से प्यार करता है। और फिर जब अब केन जा रहा है तो उसका दोस्त जेंग भी जाता है। बाकी इनकी टीम में किम और चैंग नाम के 2 और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। अब अगले सीन में हम इन्हें एक गाइड के साथ किसी रेगिस्तान में देखते हैं, जहां हमें फिर से वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि गुमो के राजा ने लोलुवान की रानी का आम लोगों पर अत्याचार देखकर उन पर हमला कर दिया और इस दौरान उसने रानी को एक खास तरह के ब्लेड से मार डाला, जिससे उसका साम्राज्य ध्वस्त हो गया। और फिर बाद में लोलुवान राज्य के लोगों और उनके कुछ योद्धाओं ने जिस नए शहर का निर्माण किया था उसका नाम लोपनोर रखा गया और वहीं पर इन्होंने ब्लैक टावर बनाया था, जहां पर रानी की लाश आज भी सुरक्षित है। रानी की लाश को उन लोगों ने जादू टोने की मदद से बिल्कुल सेफ रखा है और माना जाता है कि आज भी रानी की आत्मा एक बड़े सांप के रूप में वहां पर मौजूद है, क्योंकि रानी की लाश को एक स्पेल की मदद से बिल्कुल सेफ किया गया था। यानी उनकी आत्मा आज भी अपनी लाश की रखवाली करती है। असल में वो उस वक्त का इंतजार कर रही है जब कोई उन्हें जगाने के लिए वहां आए और रानी फिर से जाग जाए ताकि वो लोगों से अपना बदला पूरा ले। हालांकि लोपनोर का शहर नक्शे के मुताबिक इसी जगह से कुछ दूर पर है, मगर आज तक वहां पर कोई जा नहीं पाया है। अब उनका गाइड कहता है कि आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो वैसे है तो खतरनाक, लेकिन फिर भी अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आगे आपको जो कुछ भी करना है बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आम इंसान समझ भी नहीं पाता। फिलहाल ये सारी बातें जानने के बाद भी ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक तेज रेतीला तूफान आता है, जिससे केन सभी को एक रस्सी के सहारे एक लाइन में खड़ा करके बचा देता है। पर तभी जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं वहाँ की जमीन टूटती है और ये सभी नीचे एक ही जगह पर गिर जाते हैं। वो जगह काफी अंधेरे होने के साथ काफी अजीब भी होती है। अब यहाँ के इन सभी को रोककर आगे जाता है और इस जगह को ऊपर चढ़कर अच्छे से देखता है तो वहाँ उसको एक पिलर दिखाई देता है। फिर उसे वो जेंग के साथ मिलकर खिसकाता है तो वहाँ एक नया ही रास्ता खुल जाता है। उस जगह पर जाने पर इन्हें कई सारी पेंटिंग्स दिखती हैं, जिसे देखकर वो बताते हैं कि ये जगह असल में गुमो ट्राइब का मंदिर है, जिसे देखने के दौरान ही एक एक करके सभी वहाँ से गायब होने लगते हैं और अब सिर्फ केन, जेंग और येंग ही रह गए हैं। बाकी आगे इन तीनों को वो ब्लेड भी दिखता है जिससे इनके राजा ने लोलुवान की रानी की जान ली थी। यही वजह है कि इस ब्लेड को इस ट्राइब के लोग एक धार्मिक चीज मानकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। इस ब्लेड के साथ वहाँ गुमो के राजा की कब्र भी मौजूद होती है, जिसे जब जेंग देखने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक से उसके साथ येंग और केन पर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग गुमो ट्राइब से हैं जो आज भी इस मंदिर में रहते हैं और इसकी काफी पूजा करते हैं। इनमें 3 लोग होते हैं, इनका लीडर लिन, उसकी बहन सियू
और लिन का दोस्त ब्रूस, इन तीनों के वार से किसी तरह येंग, ज़ेंग और केन बच रहे होते हैं। तभी ज़ेंग को एक रास्ता सूझता है और वो इनके राजा की कब्र को जलाने की धमकी देता है। ये देखकर सभी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने राजा भगवान से भी ज्यादा प्रिय हैं। फिर इनसे ज़ेंग अपने सारे साथियों को आजाद करने के लिए कहता है जो अभी अभी गायब हुए थे, और सच में इन्हीं लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था। सभी को छुड़वाने के साथ ज़ेंग जब निकल ही रहा होता है तभी सियो उससे कहती है कि बेला तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी। ज़ेंग उससे कहता है कि मैं किसी बेला से नहीं डरता, और वो जाने लगता है। तभी उसे एक अनजान आवाज आती है और वो अपने सामने एक बड़े से स्नो लेपर्ड जैसे क्रिएचर को देखता है, जिसको देखते ही ज़ेंग की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो सभी वहां से भागते हैं जिन पर बेला हमला कर देती है। उससे भागते भागते ये लोग आगे जाते हैं, वहाँ रास्ता ही नहीं होता। इसी दौरान सियो देखती है कि येंग के पास एक एंसेंट डेलेक है। हालांकि इन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता तो ये पानी में कूद जाते हैं। जिनके बच जाने के बाद लिन कहता है कि इनके पास वो एंसेंट डेलेक है, इसलिए हमें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इधर सभी इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत होते हैं। इनका गाइड इन्हें बताता है कि हम लोपनोट से बस कुछ ही दूर पर है, पर अभी रात होने वाली है, इसलिए आज की रात यहीं पर रुकना होगा, फिर हम आगे अपना सफर शुरू करेंगे। इसके बाद हम शेरले को गाइड के साथ देखते हैं, जो कि शेरले से पूछ रहा होता है कि ये करना जरूरी है क्या? हम अपने फायदे के लिए इन मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। इस पर शेरले कहती है कि मैं अब इतने करीब आकर अपने फैसले को नहीं बदल सकती, हमें ये करना ही होगा। दरअसल ये गाइड शेरले के पिता है, और शेरले का असली मकसद क्या है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। बाकी इन दोनों की बातों के बीच ज़ेंग आ जाता है, जो कि शेरले को अपने साथ लेता है। अब इसके बाद अगली सुबह गाइड इनको एक रेगिस्तानी इलाके में ले जाकर खड़ा कर देता है और बताता है कि लोपनोर शहर असल में 2000 साल पहले यहीं पर था, लेकिन अब यहाँ उसका नामो निशान नहीं है। इस पर केन कहता है कि हो सकता है कि गुमो जैसी छोटी ट्राइब के लोगों को कोई जादू आता है, या उनमें से कोई जादू जानता हो जिन्होंने पूरे शहर या उन लोगों को कहीं गायब कर दिया हो। अब केन को भी कुछ जादू आते हैं क्योंकि उसका मेन काम पुरानी चीजों से रिलेटेड ही है, इसलिए वो कुछ मंत्र बोलता है, जिसके ऐसा करते ही उस जगह की सारी रेत हट जाती है और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक पुराना प्राचीन शहर मौजूद होता है, जिसको देखकर सभी बड़े खुश होते हैं कि ये काम कर गया। यहाँ पर वो ब्लैक टावर भी मौजूद होता है जिसे येंग के पिता ने पूरी जिंदगी ढूंढने की कोशिश की थी। अब सभी जल्दी से अंदर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ पर रानी की कब्र मिलेगी। इनके अंदर जाते ही हमें लिन और उसकी बहन सियो को देखा जाता है, जो कि इसी लोपनोर शहर के पास खड़े होते हैं, और सियो लिन से कहती है कि भाई तुमने सच कहा था, ये लोग उस दिन बच गए और अब इस शहर को भी इन्होंने खोज निकाला, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ। अब जवाब में लिन उसी पवित्र ब्लेड को निकालते हुए कहता है, हम गुमो के लोग रानी को फिर से हराने के लिए हमेशा तैयार हैं, फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। सीन कट होकर केन और उसके साथियों की तरफ जाता है, जिन्हें ब्लैक टावर के अंदर एक पुल मिलता है जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है, और इसके जरिए ही इन्हें आगे बढ़ना होता है। फिर यहाँ पर ये लोग रानी के गार्ड स्टैचूज को देखते हैं, जो कि काफी बड़े हैं। अब एक्साइटमेंट में चैंग उनमें से एक स्टैचू को छू देता है, जिससे वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं और किसी चाबी वाले खिलौने की तरह एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करने लगते हैं। ये लोग उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं, पर इसी दौरान किम मारा जाता है और अब सिर्फ केन ही फंसा हुआ है। तभी वो जमीन पर कुछ चाइनीज डिजाइन को देखता है और उन्हीं डिजाइन के मुताबिक मूवमेंट करते हुए उनसे बचकर पुल के दूसरी तरफ आराम से आ जाता है। उसके बाद वो स्टैचू अपनी जगह पर वापस खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब किम की मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार ज़ेंग चैंग को बताता है, और इस बात को लेकर दोनों में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो इनको आकर रोकते हैं। केन आगे देखता है कि वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, और जो चीज ये लेने के लिए आए हुए हैं वो इन्हें नीचे मिलेगी, जहाँ ये कूद कर तो जा नहीं सकते। तभी केन नजर दौड़ाता है तो उसे वहाँ पर एक पहरी दिखती है, जिसका मतलब है कि तुम्हें मंजिल का रास्ता रोशनी तले मिलेगा। इस चीज को समझकर केन हवा में एक फ्लेयर गन से फायर करने के लिए कहता है, जो करते ही वो पूरी जगह रोशन हो जाती है और साथ ही उन्हें नीचे जाने के लिए काफी लंबी सीढ़ी दिखाई देती है। फिर ये सभी उस सीढ़ी से नीचे जाते हैं, जहाँ इनके सामने वो कॉफिन होता है जिसे ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। उस कॉफिन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये शेरली को पता था, इसलिए वो अपना असली रूप यहाँ पर दिखा देती है और केन की तरफ गन तान कर बोलती है, इस कॉफिन को तुम अभी खोलो। केन तो उसको ऐसे देखकर बिल्कुल चकित हो जाता है, मगर वो उसकी बात मानने से इनकार करता है क्योंकि इस कॉफिन को खोलते ही सब कुछ खराब हो जाएगा। अब ये देखकर शेरली प्रोफेसर वो के कंधे पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर देती है, और फिर ना चाहते हुए भी केन, येंग और ज़ेंग एक प्रक्रिया करके इस कॉफिन को खोलने लगते हैं। चैंग उन्हें ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन शेरली तुरंत उसे गोली मार देती है, जिसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। फिर कॉफिन के खुलते ही केन शेरली की गन छीन लेता है, और ये देखकर उसके पिता यानी कि उस गाइड को भी सामने आना पड़ता है, और वो येंग को गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल इस कॉफिन के खुलते ही ऊपर जाता हुआ एक रास्ता खुल जाता है, जो किसी सांप के स्टैचू के मुंह के अंदर है, यानी कि सीढ़ियां उस स्टैचू के खुले हुए मुंह की तरफ जा रही है। अब शेरली और गाइड येंग को अपने साथ लेकर ऊपर चले जाते हैं, जिनके जाते ही उस सांप का मुंह यानी कि ऊपर जाने का रास्ता
रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और ये होते ही इस खुले हुए कॉफिन से एक खास तरह का क्रिएचर निकलता है जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक है और ये रानी के शरीर की रक्षा कर रहा था, जो कि काफी टाइम बाद आज जागा है, जिसको देखकर ज़ैंग और केन दोनों बिल्कुल हैरान होते हैं। पर तभी इस क्रिएचर से बेला अचानक अंदर आकर भिड़ जाती है और उसके यहाँ आने का मतलब है कि लिन और सीओ भी अपने लोगों के साथ यहाँ आ चुके हैं, जो कि उसी क्रिएचर को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी पर भारी पड़ता है। ये देखकर लिन उसे पवित्र ब्लेड से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वो क्रिएचर लिन को दूर फेंक देता है और साथ ही वो बेला पर हमला करने में लगा हुआ है। अब ये देखकर केन उस ब्लेड को लेकर एक लंबी छलांग के साथ उस क्रिएचर पर ऐसे हमला करता है कि उसको पूरे मार ही देता है, क्योंकि वो ब्लेड सच में बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन तभी इनके सामने एक दिक्कत आती है कि ये ऊपर जाए कैसे। पर इस काम को बेला आसान बनाने के लिए बार बार पत्थर की दीवार को टक्कर मारती है और काफी टक्कर मारने के बाद फाइनली वो दीवार टूट जाती है। लेकिन उस क्रिएचर से लड़ने के बाद और बार बार दीवार से टकराने की वजह से बेला घायल हो जाती है और उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि अब इनके आगे जाने का रास्ता खुल चुका है। वहीं दूसरी तरफ येंग शर्ली से पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर येंग बताती है कि जब वो रेलिक मेरे हाथ में लगा तो मुझे उसके अंदर जो मैप मिला उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई लोलुवान की रानी को दोबारा जिंदा करेगा उसे रानी की तरफ से अमृता का वरदान मिलेगा। असल में शर्ली को एक रेयर स्किन डिजीज है जिससे उसकी बॉडी दिन प्रतिदिन सड़ती जा रही है और इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। इसलिए शर्ली को जब रानी के वरदान का पता लगा तो उसने ये प्लान बनाया और नक्शे के जिस हिस्से में ये चीज लिखी हुई थी उसे फाड़ कर रख दिया। अब शर्ली जैसे येंग को बताने के बाद रानी को जगाने का रिचुअल चालू करती है, वैसे ही उस जगह लिन और सीओ अपने लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। वो शर्ली पर हमला कर देते हैं और केन पहले येंग को छुड़वाता है, पर शायद इन्हें आने में देर हो जाती है क्योंकि अगले ही पल हम वहाँ रानी की आत्मा को एक भयानक रूप में जागते हुए देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक दिख रही है और उसका आधा शरीर सांप के जैसा है, जिसे देखकर लिन अपने लोगों के साथ उसे निपटाने के लिए आगे बढ़ता है। पर सबसे पहले रानी हर बुरी आत्मा की तरह शर्ली और उसके पिता की जान ले लेती है और फिर वो एक एक करके लिन की बहन सहित उसके लोगों को मार डालती है, जिसमें ब्रूस भी शामिल होता है। अब ये देखकर लिन बड़े ही गुस्से में ब्लेड को लेकर आगे बढ़ता है, पर अफसोस वो भी ज्यादा रास्ता तय नहीं कर पाता और रानी उसे भी मार गिराती है। सभी अभी तक रानी पर वार करने के बजाय उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर ज़ैंग, केन और येंग उस रानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो भी मारे जाते हैं और केन बुरी तरह घायल हो जाता है। असल में रानी इनकी तरफ भाले जैसे नुकीले नुकीले पत्थर फेंक रही होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी केन ने हार नहीं मानी होती है और वो रानी की तरफ उस ब्लेड को फेंकता है, जिसे लगने से रानी एक बार फिर खत्म हो जाती है और उसके गायब होते ही जिन लोगों को रानी ने मारा था वो सभी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। यानी कि सच में ब्लेड में ज्यादा शक्ति है, जिसमें शर्ली और उसके पिता भी शामिल होते हैं। यहाँ गुस्से में शर्ली फिर से येंग को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर उसके पिता सामने आ जाते हैं और इस बार सच में उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर शर्ली रोती है और अब ये जगह बिल्कुल नष्ट होने वाली है। लेकिन अब शर्ली को बहुत पछतावा होता है तो वो जाने से इनकार कर देती है। बाकी सभी आराम से निकल जाते हैं और इस तरह शर्ली और उसके पिता को उनके कर्मों का फल मिलता है। इधर गुमो के लोगों से येंग, ज़ैंग, केन और प्रोफेसर वो मिलकर अपने रास्ते चले जाते हैं और सीओ को वहां पर एक दूसरी छोटी बेला मिल जाती है, जिसको पाकर वो बहुत ही खुश होती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। आपको अब हम वहाँ पर एक यूनिक कंटेंट की लिस्ट देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।